नमस्कार। मैं रमाकांत मल्ला निषाद मंथन न्यूज के लिए मैं आपको ऐसे शख्स से परिचय कराने जा रहा हूं जो सच कहूं तो परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं जानना चाहूँगा आपकी जो जीवन यात्रा रहा है, जो एजुकेशन रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दिनेश कुमार साहनी है। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई गांव में ही हुई। उसके बाद फिर मैं इंटरमीडिएट एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से पढ़ाई किया। और मेरी जो दादाजी थे वो सेना में थे, पिताजी भी सेना से रिटायर्ड हुए हैं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी आर्मी में जाऊं, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। फिर भी राष्ट्र की जो सेवा है, राष्ट्र की भावना है, वो कूट कूट के भरी हुई है। आगे चूँकि पढ़ाई के क्रम में फिर इंजीनियर बनने का चांस मिला। इंजीनियरिंग में मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिहार का दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद गेट का एग्ज़ाम दिया। गेट में मेरा 1047 94% मार्क्स आने के बाद फिर मैंने एमटेक किया इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स पावर सिस्टम से। उसके बाद पढ़ने का मुझे बहुत पढ़ाने का शौक था, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। अभी आपने सुना दिनेश कुमार साहनी से, प्रोफेसर दिनेश कुमार साहनी। आप प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 9 साल आप इज असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, और 9 सालों का अनुभव क्या रहा है एज अ प्रोफेसर? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आज के दौर में मैंने महसूस किया 9 साल पढ़ाने के बाद कि पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन काफ़ी क्वालिटी की बात करें तो नीचे जा रहा है। क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते थे उस समय काफ़ी टफ कंपटीशन होता था इंजीनियरिंग करने के लिए। अब जिसके कम मार्क्स होते हैं वो भी बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसका जो बेस होता है बहुत कमज़ोर होता है और इस वजह से उन्हें बहुत परेशानियां होती हैं। और फिर भी कोशिश होती है कि सभी बच्चों को अच्छे से उनके मातृभाषा में समझाया जाए। जैसे मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क सिंथेसिस, कंट्रोल सिस्टम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाता था, और जो करंट का जो इश्यूज था बहुत आसान भाषा में समझाता था। जैसे कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सिमिलरली नॉलेज इज आल्सो फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो जो नेचर है, जो ये पढ़ाने का जो तरीका है पोटेंशियल्स का, वो बच्चों को मैं पढ़ाता था। और अभी जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% 95% मार्क्स आते हैं, लेकिन वो उतना उसमें बेस नहीं होता। बहुत शिक्षकों के लिए बड़ा कठिन होता है उनको समझाना, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने का जो तरीका है उससे मैं एग्री नहीं करता। उसमें भी शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है, और उसके कारण है कि शिक्षक आज के डेट में परमानेंट जॉब नहीं है शिक्षकों को। एडहॉक पे या बहुत कठिन दौर से वो गुजरते हैं शिक्षक भी। तो सरकार को इस पे गहन विचार करना चाहिए कि शिक्षक का जो ओहदा है समाज में बहुत उच्च है, तो उसको उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, ताकि वो तभी अच्छी शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे। जी, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि प्रोफेसर दिनेश कुमार निषाद पिछड़ा आयोग में निजी सचिव के पद पर आप कार्यरत हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछड़ा आयोग का कार्य क्या है और आपका अनुभव क्या रहा है पिछड़ा पिछड़ा आयोग में एज सचिव के रूप में? फरवरी 2019 में मैंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ज्वाइन किया था। क्योंकि देश में इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया, और उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी इस पे आसीन हुए, पद पे आसीन हुए। और उन्होंने मुझे
अपना निजी सचिव रखा, उनके लिए इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी करता हूँ। क्योंकि मैं शिक्षक एजुकेशन बैकग्राउंड से था, तो वहाँ पे हमें बहुत सा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करने का बहुत सा मौका मिला। एक प्रश्न आपने पूछा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या कार्य है, तो बढ़िया प्रश्न था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो पिछड़े वर्ग की जो भी लोग हैं, उनकी सभी समस्या को सुनने का अधिकार प्राप्त है। एज सिविल कोर्ट का उसको पावर है। उसमें अगर किसी पिछड़े वर्ग के साथ ज्यादती होती है, तो वो आवेदन मिलने के बाद आयोग उस पे जांच करता है, शमन करता है, जरूरत पड़े तो अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, शपथ पत्र पर जवाब मांग सकता है, और चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो, चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, किसी भी भारत के किसी भी राज्य के किसी भी प्रमुख व्यक्ति को शपथ पत्र पे जवाब ले सकता है। एक तो ये कार्य है। दूसरा कार्य है कि पिछड़े वर्ग में की जो केंद्रीय सूची है, उसमें जाति को जोड़ना या हटाना, जो डिलीशन ऑफ कास्ट को ऑब्जर्व करना भी है। और ये सरकार को जब आवश्यकता होती है तो सुझाव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देता है समय पे। एक तो ये है। उसके बाद भी पिछड़े वर्ग की बहुत सी समस्याएं होती हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके 1993 के बाद जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और 27% आरक्षण दिया गया, तो उसका पालन सही तरीके से आज तक नहीं हो पाया है। संवैधानिक अधिकार देने के बाद आयोग ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और ये लोग जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकार। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में एज निजी सचिव रहे हैं, तो अब तक आपने क्या क्या कार्य किया है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अवगत कराएं आप। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है, और इसमें एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स, 3 मेंबर्स होते हैं। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। और उसके बाद जो 3 सालों में जो हमने काम किया, आप जान के हैरान होंगे कि जितनी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे आरक्षण नहीं थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी के हस्तक्षेप के बाद इस इंस्टीट्यूशन में आरक्षण लागू की गई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ कि देश भर में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल है, उसमें आज तक आरक्षण नहीं था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होने के बाद, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, हम लोगों ने उनके कमिश्नर्स को बुलाया और फिर उसके बाद उन्होंने आरक्षण देना 2020-21 से शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 2 लाख से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन्स, पिछड़े वर्ग के जो बच्चों का नामांकन हो पाया है। हम लोगों ने डाटा मंगवाया था, उस डाटा में ये सभी आंकड़े मिले। एक तो काम ये हुआ। दूसरा, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं वो जज वकील क्यों नहीं बन पाते हैं। तो कारण ये था कि देश में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, और उसमें आप जान के हैरान होंगे कि विदेशी बच्चों को 5% आरक्षण तो मिलता है, लेकिन पिछड़े वर्ग के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता। तो फिर इसके लिए कमीशन ने इसको संज्ञान लिया। कमीशन ने फिर सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को समन किया, उनके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को समन किया, और लगभग 1.5 साल तक इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद लगभग मैक्सिमम जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आरक्षण लागू हो गया है, और कुछ इंस्टीट्यूट जो अभी नहीं किए हैं वो प्रक्रिया में हैं, वो भी लागू करेंगे। ये मुख्य काम हुआ। तीसरा, एक और मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा। होता है कि भाई पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं वो वकील नहीं बन पाते हैं, फिर होता है कि वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, तो इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, हायर एजुकेशन में उन्हें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो इस मामले में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लिया, और डॉक्टर भगवान लाल साहनी जी के नेतृत्व में ही
नीट जो मामला है जिसमें ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण नहीं था, उसमें आयोग ने लगभग 6 सुनवाई की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी उपस्थित थे। और आयोग के हस्तक्षेप के बाद मेडिकल में भी आरक्षण पिछले साल से 2021-22 सत्र से लागू कर दिया गया, जिससे लगभग 5,000 पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन हुआ। आप सोचिए कि कितना बड़ा फायदा हुआ कि एक मेडिकल की सीट में, और एक जो खर्च आप करोड़ों में आता है, अगर गरीब का बच्चा, अगर पिछड़े वर्ग का बच्चा अगर एक मेडिकल की में एडमिशन हो जाता है तो करोड़ों उसकी जो फीस है बहुत कम पैसे में वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकता है। तो पिछड़े वर्ग के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे और उस प्रोफेसर बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण काम आयोग ने किया, देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे प्रोफेसर की संख्या 0 के बराबर थी, एसोसिएट प्रोफेसर 0। आप हैरान होंगे जान के कि क्या देश में पिछड़ों की जो नॉलेज क्वालिटी है इतनी कम है कि देश में एक भी प्रोफेसर बनने लायक नहीं है। तो इस मामले में आयोग ने गहन गंभीरतापूर्वक विचार किया, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को समन किया, और जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि एक NFS शब्द है, नॉट फाउंड सुटेबल, वो जानबूझकर जो वाइस चांसलर्स होते हैं, चाहे ऊपर पदाधिकारी जो होते हैं, वो छात्रों को नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा स्कैम है। और इसमें हमने सरकार को, कमीशन ने सरकार को भी लिखा है, अवगत कराया है कि पिछड़े वर्ग में मेरिट है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वे सभी पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, छात्र हैं, योग्य हैं, उन्हें उचित जगह दिया जाना चाहिए। तो ये सब मुख्य जो काम हुए हैं प्रमुखता से आयोग ने किया है। उसके बाद देश भर से बहुत से आवेदन आए सर्टिफिकेट को लेके। आप एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि 27% आरक्षण 1993 के बाद मंडल कमीशन की सिफारिश में के बाद ये लागू हुआ, और बहुत मुश्किल से हुआ। इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद इसको लागू करना पड़ा, क्योंकि कुछ जो लोग थे इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। इंदिरा साहनी की जजमेंट के बाद 9 बेंच का फैसला आया, और फिर 27% आरक्षण देने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई। आप हैरान होंगे कि 28 साल के बाद, 28-29 साल के बाद भी सरकारी सेवा में अभी भी हम किसी भी वर्ग में 27% पे नहीं है। जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें लगभग 11%, ग्रुप बी 16%, ग्रुप सी 19%, ग्रुप डी जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी 19-20% के आसपास ही है। लगभग एवरेज जो है आप कह सकते हैं 20% के आसपास है। जो हम लोगों ने आंकड़ा लिया था, लेटेस्ट आंकड़ा 20.9% का है। लेकिन आप सोचिए कि 28 साल के बाद भी आपके पास 27% किसी भी वर्ग में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले वर्ग में मेरिट की कमी नहीं थी, मेरिट की कमी थी। वो साजिशन जो है पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया, और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसे संवैधानिक दर्जा दिया, और उनके संवैधानिक दर्जा देने के बाद कमीशन एम्पावरमेंट पावर हुई कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या को सुन सके, उनके साथ न्याय कर सके। तो ये कमीशन के कार्य थे, और कमीशन के पावर के साथ मैंने के सभी दर्शकों को सूचित किया है। जी, प्रोफेसर दिनेश कुमार साहनी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज को जो दशा दिशा है, उस समाज का जो स्थिति है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। मंडल कमीशन की सिफारिश में भी ये लिखा गया कि मछुआ समुदाय जो है उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसलिए मछुआ जो समुदाय है इसको अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग में रखा जाए। आप 1911 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक राज्य होते थे, कंप्लीट राज्य होते थे। उसके बाद बिहार का अलग प्रदेश बना, उड़ीसा अलग प्रदेश बना। और आप
जान के हैरान होंगे कि उड़ीसा और बंगाल में जो निषाद समुदाय है वो अनुसूचित जाति वर्ग में आता है, और बिहार जो है वो अभी भी पिछड़े वर्ग में है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी निषादों की बहुत सी उपजातियां हैं, निषाद जातियां हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग में ना हो के पिछड़े वर्ग में है। क्योंकि दिल्ली जैसा प्रदेश है वहाँ निषाद जो है अनुसूचित जाति में है। तो हर राज्य में अलग अलग है, और निषादों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है देश में। आप ये समझे कि जो नदी और समुद्र के किनारे जो लोग बसे हुए हैं वो सभी निषाद ही हैं। सबका नाम अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र में कोली लोग से जानते हैं, तो असम में अलग है, सबका नाम अलग अलग है। और केवट, बिंद, मलाह, निषाद, ये सभी सब उपजातियां हैं, और इनकी स्थिति वाकई में शैक्षणिक कहें, सामाजिक कहें या आर्थिक कहें, बहुत ही खराब है। इसमें आप अभी तक 70 सालों में कहें तो फिर एक भी डीएम, एसएसपी न के बराबर हुए। आप उनको उंगली पे गिन सकते हैं, बहुत कम हुए हैं। गवर्नर, वाइस चांसलर तो फिर न के बराबर हैं। तो इसका कारण ये है कि जिस तरह अनुसूचित जाति को कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, दैट मीन्स कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में उनके लिए रिजर्व सीट किया गया, जहाँ से उनका राजनीतिक हिस्सेदारी सरकार में रही और फिर उन्होंने उत्थान किया। तो अब हम लोग जो स्टडी कर रहे थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, उसमें हमने पाया कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी स्थिति आज की डेट में पिछड़े वर्ग की जो बहुत सी ऐसी जातियां हैं, लगभग 2600 जातियां हैं लगभग। मंडल कमीशन की जो सिफारिश आई थी उसमें उस समय 3600 से ज़्यादा जातियां थी। तो अभी जो 2600 जो जातियां आज की डेट में है, उसमें 2000 से ऐसी जातियां हैं जिनकी स्थिति वाकई में अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब है, और उसमें गंभीरता से उनके लिए काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही है, लेकिन वो कमी है कि वो जो मछुआ समुदाय के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं। अगर जब तक वो भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि आपको अगर अपना विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो पढ़ना पड़ेगा। चूँकि जो ज्ञान है, जो अंग्रेजी का ज्ञान है या अपने सब्जेक्ट का ज्ञान है, उन्होंने कहा था कि जो ये ज्ञान जो है ना, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको वो ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान के साथ साथ आपको संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में मछुआ आबादी 20 करोड़ के आसपास से उससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन सभी बटे हुए हैं, उनमें कोई संगठन नहीं है। जिसका एग्जाम्पल आप पिछले 30 साल की राजनीति को देखेंगे या उसके पहले की राजनीति को देखेंगे, तो जो ये वोट है, इस तरह अलग समुदाय के जो वोट हैं वो एक मुश्त किसी एक पार्टी को जाती है। वो अपने एजेंडा, अपना उनका मांग होता है, उस पर वो पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव बनाते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि निषाद जो हैं बहुत से इनके अपने अपने छोटे मोटे पार्टी बनाए हुए हैं। संगठन, स्ट्रॉन्ग संगठन पूरे देश में कहीं नहीं है। उनके विचार भी अलग अलग बटे हुए हैं, जिसकी वजह से है क्या कि ये राजनीतिक और शैक्षणिक जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो ना के बराबर है। जी, कहीं ना कहीं आप समाज के लिए, जो मछुआ समाज है, निषाद समाज है, उसके लिए एक आदर्श के तौर पर है, एक आइडियल हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नवयुवक है मछुआ समाज का, उसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने समाज के जो भी युवा वर्ग हैं उन्हें संदेश है कि वो किसी भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन जो शिक्षा है वो प्राइमरी, वो फोकस करना होगा शिक्षा पे। कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए भी आपको शिक्षा लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। आप नौकरी करें, पार्ट टाइम जॉब करें, लेकिन आप शिक्षा हमेशा कंटिन्यू करें।
जितनी ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेशन होगी, जितना ज़्यादा आप नॉलेज होंगे, नॉलेज नेवर गो इन वेन, वो हमेशा आगे ना आगे कभी ना कभी आपको काम आएगा। टेक्निकल एजुकेशन और इंग्लिश जो नॉलेज है उसका आप अच्छे से आप पढ़ाई करें। आने वाला समय जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी जो आज के रेट में है, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, उसके आगे भी है बहुत सारी। तो जो करंट जो टेक्निकल सिनारियो है, वो टेक्निकल नॉलेज भी आपको लेना पड़ेगा। और काफ़ी मेहनत, चूँकि पिछड़ा समुदाय है, कामगार समुदाय है, तो ये मेहनत से डरता नहीं है। लेकिन चूँकि समाज में इस तरह के ऑब्स्टेकल आते हैं कि रुकावटें होती हैं और फिर वो पढ़ाई डिसकंटिन्यू करना पड़ता है उन्हें, तो उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो समाज में इस तरह के ऑब्स्टेकल जो रुकावटें हैं, उस रुकावटों को, जैसे सोशल मीडियाज़ है, टीवी है, वो सब इडियट बॉक्स है, वहाँ पे आप मोबाइल है, इस तरह के जो है आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो वेस्ट ऑफ एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी बच्चों का मैं देखता हूँ मोबाइल्स, टेलीविजन्स और सोशल मीडियाज़ में बीतता है। तो आप इस सबसे बाहर रहें। अगर आप छात्र हैं तो इमीडिएटली फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब अनइंस्टॉल्ड करें। और अच्छे लेक्चर यूट्यूब फ्री और गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे साइट हैं जहाँ पे आप फ्री एजुकेशंस ले सकते हैं, अच्छे नॉलेज की चीज़ सीख सकते हैं, उनका प्रयोग करें। और शिक्षा के साथ अब चूँकि आर्थिक स्थिति समाज की कमज़ोर है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सी स्कीम्स चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। उस स्कीम्स की आप जानकारी इकट्ठा करें और अपने गांव, समुदाय, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मछुआ समुदाय के लोग हैं, उन्हें केंद्र सरकार की पॉलिसियों से जोड़ें, उनको लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री की योजना जो मत्स्य योजना है, लगभग उन्होंने 2021 में जो लॉन्च किया था 20,000 करोड़ का, और बहुत से ऐसे छोटे संगठन बना के फिशरीज डिपार्टमेंट से आप एसोसिएट होके उसका फ़ायदा ले सकते हैं और आर्थिक संबल अपने समाज को दे सकते हैं। पिछड़े वर्ग के जो मछुआ समुदाय है, इससे काफ़ी लाभान्वित हो सकता है। तो यही है कि आप जानकारी जब होगी तो आप खुद लाभान्वित होंगे, खुद आपका आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति सुधरेगा और अपने जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के जो हैं, मछुआ समुदाय के जो लोग हैं, उनकी भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति सुधरेगी। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर दिनेश कुमार साहनी जी, जिनका विचार आपने अभी अभी सुना है और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।